वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है। इस प्रश्न का सही आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में ये चौथे स्थान पर है। अब ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्या है, और यहाँ पर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न से संबंधित थे वो सारे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रोजाना ये चैनल पे अपलोड होता है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स। आप इसे रोजाना देखिए, आपको दोबारा कहीं से भी बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको यहीं से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, ये मेरा आपसे वादा है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार, ये आंकड़े अगस्त 2021 के यानी कि अभी हाल ही में से जारी किया गया है। तो हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली मिशन या फिर योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गया जिला शीर्ष पर है, अव्वल स्थान प्राप्त किया है गया जिला ने। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार द्वारा, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। यानी इसकी जो शुरुआत हुई है जल जीवन हरियाली योजना या फिर मिशन की, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये नीतीश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार गया जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 64.94 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि शीर्ष पर जो है ये गया जिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली की टॉप 5 जो जिले हैं इसमें सर्वप्रथम जो पहला स्थान पर है ये गया जिला है। दूसरे स्थान पर हमारा है जहानाबाद जो कि 61.75 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे अगला हमारा है औरंगाबाद जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 55.12 अंकों के साथ ये तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है चौथा नालंदा जो कि 55.05 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर, और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर बक्सर जो कि 54.68 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर ये 5 जिले हैं जिनमें कि गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा और बक्सर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे बहुत प्रयास किया कि इसका जो मतलब कि सबसे निचले क्रम वाला जिला है ये कौन कौन से जिले हैं, इसकी जानकारी मुझे कोई भी मतलब किसी भी न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट पर देखने को नहीं मिला फिलहाल अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझे कोई अपडेट मिलता तो जरूर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पर नोट तैयार करेंगे तो थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें जो निचले क्रम पे जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है गया जिले की। तो गया जिले को हम लोग यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं। तो जब आप मैप पर नजर डालेंगे, गया जिले की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको गया जिला देखने को मिलेगा। अब गया जिले से संबंधित एक प्रश्न है कि गया जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, स्टार्ट करेंगे नवादा से। तो नवादा 1, नालंदा 2, जहानाबाद 3, अरवल 4 और फिर औरंगाबाद 5। तो कुल मिलाकर 5 जिले हैं जो कि गया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। प्रश्न पूछा गया, एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा गया बिहार में, तो ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं आगे और यहां पर आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है जिनमें कि आप यहां पर देख सकते हैं मगध एक प्रमंडल है, इसका जो मुख्यालय है ये गया। अब यहां पे गया जिले की ही चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि गया जिला जो है ये मतलब कर सकते हैं प्रमंडल का मुख्यालय है जो कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय है और मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो ये जिले हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। ये 5 जिले मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं जिसका मुख्यालय गया में है। तो ये भी पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे, अर्थात शीघ्र ही से पुनः मतलब खोला जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा ये कौन कौन सा होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक तो है लेकिन कौन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा दरभंगा, बक्सर और भागलपुर। ये तीनों यहाँ पर तीनों जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को शुरू किया जाएगा। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार दरभंगा, बक्सर और भागलपुर में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे, यानी कि इसे पुनः मतलब इसे खोला जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना। यह घोषणा बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 27 वर्षों के बाद 3270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब यहाँ पर मैंने देखिए आयुर्वेद के बारे में कुछ चीज़ों को लिखा है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह चिकित्सा विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। और आयुर्वेद का जो अर्थ होता है, आयुर्वेद नाम का जो अर्थ होता है, ये जीवन से संबंधित ज्ञान, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ये बिहार के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को शीघ्र शुरू किया जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दरभंगा, बक्सर और भागलपुर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पहले चरण के दौरान 10 जिलों में चुनाव कराया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चरण से बहुत सारे प्रश्न है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तहत पहले चरण में 10 जिलों के राज्य के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका। ये मतलब कि 10 जिलों का चयन किया गया, जो कि पहले चरण में इन 10 जिलों में चुनाव संपन्न होगा। इस वर्ष बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में पूरा होगा, जिसमें कि प्रथम चरण 24 सितंबर को तथा 11वां और अंतिम चरण का मतदान जो होगा ये 12 दिसंबर को होगा। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, नोट्स जरूर तैयार कीजिए। और अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया जनवरी 2021 में, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकता है, ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम किया। अब यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐड किया, आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो वो सारी चीजों को मैंने ऐड किया है। तो रूस के उफा में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 11 पदक जीता। यहाँ पे देखिए पदक छूट गया है, तो भारत ने 11 पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर देखिए 11 पदक किन किन ने जीता, मतलब किन खिलाड़ियों ने जीता, वो सारी कंप्लीट सूची यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पे हमारा पहला कि यश 74 किग्रा भार वर्ग, पृथ्वी बाबा साहब पाटिल 92 किग्रा भार वर्ग और अनिरुद्ध 125 किग्रा भार वर्ग, गौरव बालियान 79 किग्रा भार वर्ग और साथ ही साथ दीपक 97 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पुरुष वर्ग में मतलब कि यहाँ पे जो कांस्य पदक जीता गया रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, तो पुरुष वर्ग ने 5 कांस्य पदक अपने नाम किया, ये आप यहाँ पर याद रखिए। जबकि रविंदर पुरुषों की 61 किग्रा फ्री स्टाइल पुरुष दल की ओर से एकमात्र रजत पदक विजेता थे। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय पुरुष वर्ग की हम बात करें तो यहाँ पर इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 6 पदक अपने नाम किया पुरुष वर्ग ने, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जबकि महिला में अगर हम बात करें तो महिला में विपाशा 76 किग्रा भार वर्ग में, संजू देवी 62 किग्रा भार वर्ग में और फिर फटेरी 65 किग्रा में रजत पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना कि महिला वर्ग ने 3 रजत पदक अपने नाम किया, ये आपको नाम के साथ याद रखना है। तो 3 रजत पदक हुआ महिला श्रेणी में। और जबकि यहाँ पे मैंने आगे लिखा है जबकि सिमरन 50 किग्रा और सीतू 55 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3 रजत हो गया महिला श्रेणी में और 2 कांस्य हो गया। तो महिला श्रेणी में कुल जो पदक हुआ ये हुआ 5, जबकि पुरुष श्रेणी में 5 जो था कांस्य था और 1 रजत था, जो कि कुल मिलाकर 6 था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मेडल हो गए ये हो गए 11। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज को लिखा है कि भारत ने रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 11 पदक अपने नाम किया। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थात इस चैंपियनशिप में भारत ने 4 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि सिल्वर मेडल में हम बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 4 सिल्वर में से 3 सिल्वर महिला श्रेणियों में मतलब कि महिला पहलवानों ने जीता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में कोक्कन अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तवर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये होगा HMS वेस्टमिंस्टर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कोक्कन अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तवर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया कि यह नौसेना अभ्यास कोक्कन भारत और ये जो नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है कोक्कन, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस अभ्यास के दौरान समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेटेड पनडुब्बी रोधी प्रक्रियाओं, फायरिंग अभ्यास, समुद्र में पुनः पूर्ति जैसे अभ्यास आयोजित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की ओर से इस अभ्यास में जो मतलब कि युद्धपोत ने भाग लिया इसका नाम है तबर। जबकि हम बात करें अगर यूनाइटेड किंगडम की तो यूनाइटेड किंगडम का HMS वेस्टमिंस्टर जो इसमें भाग लिया है।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि 26 अगस्त को शुरू हो रहे मलाबार नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका और किस देश की नौसेना भाग ले रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इस अभ्यास में अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, अर्थात ABC इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में 26 अगस्त 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच अमेरिका के गुआम द्वीप से मलाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो की जाएगी, ये मतलब कि अमेरिका के गुआम द्वीप से ये मलाबार नौसैनिक अभ्यास का शुरुआत किया जाएगा 26 अगस्त 2021 से, जिसमें कि अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेना शामिल होंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह एक वार्षिक और 4 दिवसीय अभ्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है और यह वार्षिक नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है, हाल ही में सेना ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला पदोन्नत मामले में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और सेना ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 5 महिला अधिकारियों को समयावधि के आधार पर कर्नल पद पर पदोन्नत किया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह जान लेते हैं किन महिला अधिकारियों का मतलब किसमें पदोन्नत किया गया है। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज को लिखा है, जिन 5 महिला सैन्य अधिकारियों का कर्नल टाइम्स स्केल रैंक के लिए चयन किया गया है वे हैं संगीता सरदाना, कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर। तो इन 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है। अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है। हालांकि ये बहुत दिनों से चर्चे में था, लेकिन इसकी जो आधिकारिक घोषणा हुई अब हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनाने का मतलब करने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना, ये निर्णय अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने हिसार हवाई अड्डे के बारे में लिखा है। तो हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है और 27 सितंबर 2018 को हिसार हवाई अड्डा राज्य का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया था। अब ये DGCA लाइसेंस क्या होता है, तो नागर विमानन कंपनी के द्वारा मतलब हवाई अड्डे को ये दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा, यह हवाई अड्डा को 30 मार्च 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी जो मतलब ये वर्तमान में ये घरेलू हवाई अड्डा यानी कि डोमेस्टिक मतलब कि एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नाट पैलेस में पायलट परियोजना के तहत भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया जाएगा। अब यहाँ मैंने आगे लिखा, यह 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ये वायु को मतलब कि स्वच्छ करेगा। ये इसी को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और यह अगर सफल रहा तो दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये पहली जो पहल है ये भी हाल में दिल्ली सरकार के द्वारा कर्नाट पैलेस में पायलट परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यानी कि साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यानी कि साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये लॉन्च अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देशों जिसमें एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ भागीदारी किया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 4 देशों के साथ इसमें भागीदारी के साथ इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा किया गया है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ज्ञान के विकास, तकनीकी सहायता,
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ साथ बुनियादी ढांचों और प्रौद्योगिकी में आवश्यक निवेश के साथ विश्व बैंक के सदस्य देशों में साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्षमता और योग्यता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये 4 देशों की भागीदारी के साथ विश्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा 11 नंबर प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस महान फुटबॉलर का निधन हुआ है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद शाहिद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व फुटबॉलर और वर्ष 1960 की रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में निधन हुआ। वे 82 वर्ष के थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1960 में रोम ओलंपिक में खेलने वाले जो अंतिम राष्ट्रीय टीम थी, तो उसका मतलब एक सदस्य एकमात्र जीवित सदस्य थे जो जिनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर सैयद शाहिद, जिनका भी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि वे फीफा के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे थे और उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हुआ है। तो ये प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो उपयुक्त में से एक से अधिक मैं बता रहा हूँ, तो कौन कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये राजस्थान और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हुआ। आप यहाँ पर इस इमेज में इन्हें देख सकते हैं और इस पर राजस्थान सरकार ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक की भी हाल ही में घोषणा भी की थी। कल्याण सिंह भारतीय राजनीतिक थे और वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे और इसके अतिरिक्त वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं और जो लोग इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए pre21 लिखिए। अब यहाँ पर पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।